फ्रेंड्स, अभी तक के एमडीएम कोर्स में हमने बेसिकली सीखा कि एमडीएम कोर्स क्या है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है, उसके अंदर टीसीएम क्या है और टीसीएम में हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बॉडी के कुछ वाइटल ऑर्गन्स के बारे में सीखा कि उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं। उसके बाद हमने टीसीएम के अंतर्गत जो एक्यूपंक्चर, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, उसके बारे में समझा, उसके डेवलपमेंट के बारे में समझा। फिर हम आए एक्यूलाइफ पे। हमने एक्यूलाइफ का पूरा इंट्रोडक्शन सीखा, कैसे उससे चेकअप होता है वो अभी हम सीख रहे हैं, और उसके हम लास्ट फेज में पहुंच चुके हैं कि चेकअप कैसे करना है। जब हमने एक्यूलाइफ के बारे में पढ़ा तो हमने कुछ चीजों को, टीसीएम के बारे में जब पढ़ा तो कुछ चीजों को समझा। वैसे तो ये दिस सेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एमडीएम कोर्स, बस मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज उसके बाद मैं इसको एनालाइज करूंगा कि फिर सबके लिए इसको यूट्यूब पे डालना है कि नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझ सबको होनी चाहिए। जांच कर लेने के बाद अगर आप कंप्लीटली चाहते हैं कि हम लोगों को ठीक कर लें, लोगों को अच्छे से ठीक कर लें, तो हमें जरूरी है इस बात को ध्यान में रखना कि कंप्लीट रिकवरी का मतलब क्या होता है, कंप्लीट रिवर्सल का मतलब क्या होता है। तो उसके लिए जैसा कि आप लोगों को मैंने सिखाया था कि जो टीसीएम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी हेल्थ इश्यू के रिकवरी का, वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। वो तीन चीजें क्या है? क्लिनजिंग, सप्लीमेंटिंग एंड बैलेंसिंग। क्लिनजिंग मतलब पूरे शरीर की सफाई करना। तो क्या सफाई किया जाता है? बेसिकली टॉक्सिन्स, ऐसे एलिमेंट जो आपकी बॉडी में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके बॉडी में जो नहीं होना चाहिए वो अगर होंगे, कचरा होगा, तो कुछ ना कुछ तो वो परेशानी आपको करेगा, आपके शरीर के सेल्स को, आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करेगा अगर कचरा जमा हो जाए उसके रास्ते में। तो टॉक्सिन शरीर से निकलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्लिनजिंग। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कचरा है, अगर आपके स्क्रीटरी सिस्टम में कचरा है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर उससे तरह तरह की परेशानियां होंगी। तो कहीं पे भी कोई कचरा, कहीं कोई ऐसी चीज जो आपके शरीर के लिए नहीं है, आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए, उन सबको शरीर से बाहर निकालना, शरीर की पूरी तरह से सफाई करना, दैट इज कॉल्ड क्लिनजिंग। तो टीसीएम क्लिनजिंग को अपनाता है। उसके बाद सप्लीमेंटिंग। हमारे शरीर में बहुत तरह की प्रक्रियाएं डेली, हम हेल्दी रहें उसके लिए बहुत तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें से एक प्रक्रिया है मेटाबॉलिज्म भी। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो भी हम ऑर्गेनिक फूड खाते हैं उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि जीने के लिए, कार्यकलाप के लिए, हर चीज के लिए एनर्जी तो चाहिए। और कुछ नहीं, कम से कम सांस चलती रहे, धड़कन चलती रहे, उसके लिए तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे मिले? बैटरी तो लगा नहीं सकते इंसान को, ये जनरेटर पे नहीं लगा सकते, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगा सकते, बॉडी ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो वो एनर्जी के लिए बहुत तरह की प्रक्रियाएं होती है, और उसके लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है, बहुत तरह के मिनरल्स, बहुत तरह के केमिकल्स, बहुत तरह के हार्मोन्स। तो उन सब चीजों के लिए बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारी बॉडी को, जो हमें डे टू डे लाइफ में खान पान से मिलते हैं। अब खाने पीने की चीजों को अगर उपजाने का तरीका बदल गया है, कॉमर्शियलाइज हो गया है, और कुछ मजबूरियां भी है, पॉपुलेशन बढ़ा है, जमीन घट गई है खेती की, कम जमीन पे ज्यादा लोगों के लिए फसल उगाना है, बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत तरह के फैक्टर है, वो सब हम जानते हैं, मैंने समझाया भी है। तो उन सब चीजों में नहीं जाएंगे। बेसिकली हमारे शरीर को नेचुरल तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जिन जिन न्यूट्रिशन की जरूरत है वो हमें नॉर्मल डे टू डे खान पान से नहीं मिलती। तो उसकी वजह से बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर होने वाले जो बायोकेमिकल रिएक्शंस और दूसरे तरह के कार्यकलाप है वो अफेक्ट होते हैं। तो उस कमी को पूरा करना कहलाता है सप्लीमेंट, जिसके लिए या तो हम खान पान में बदलाव की सलाह देते हैं। लेकिन खान पान में बदलाव की सलाह आज के जमाने में काम नहीं आ पाती, क्योंकि खान पान जो है, प्रॉब्लम उसी में है। आप क्या खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट तो है ही, अगर आप गलत खा रहे हैं तो गलत परिणाम होंगे। लेकिन अगर आप सही भी खा रहे हैं तो जिस पर्पस से खा रहे हैं वो पर्पस वो पूरा कर पा रहा है कि नहीं। आप आंवला खा रहे हो कि विटामिन सी मिले, लेकिन अगर आंवले में उतना विटामिन सी है नहीं जितना आपको चाहिए, तो खाने का फायदा नहीं है। तो एक तो ये समस्या है। दूसरा, सप्लीमेंट्स, जो फूड सप्लीमेंट कह लो या न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स कह लो, तो सप्लीमेंट्स आज की जरूरत है, और ये बात सब समझते हैं।
तो ये बात सिर्फ जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, जो यूजर एंड यूजर है, सिर्फ वही नहीं समझता सप्लीमेंट आज की जरूरत है। ये बात तो वो भी समझता है ना जो बेचता है। तो जब देखा कि सप्लीमेंट की डिमांड बढ़ रही है, तो हर तरह के सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसमें कुछ ईमानदार हैं कुछ बेईमान हैं, मार्केट में आ गए और हर तरह के सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं। मतलब पर्पस हमारा वही है, जैसे हम अच्छा खाना खाते हैं कि अच्छा न्यूट्रिशन मिले, लेकिन मिलता नहीं क्योंकि उसमें होता नहीं। तो वही चीज सप्लीमेंट के बारे में भी लागू होती है कि हम सप्लीमेंट खरीदते हैं कि जो कमी है शरीर में वो पूरी हो जाए, लेकिन जो सप्लीमेंट आप खरीद रहे हैं वो किसने बनाया है, किस पर्पस से बनाया है, उसको बनाने के लिए उसने इंग्रेडिएंट किस तरह के यूज किए हैं, बनाने समय में उसका प्राइस कंट्रोल रखने के लिए उसने कहाँ कटौती की है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए हम एक्यूलाइफ को इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा, वो है बैलेंसिंग। आप सबको पता है टीसीएम में बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग मतलब किस चीज की बैलेंसिंग? वो जो अकाउंटेंट बैलेंस शीट बनाता है, पल्लवी मैडम को पता होगा कैसे बैलेंस शीट बनाया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो। तो उस चीज की बैलेंसिंग, जो अकाउंटेंट भी बैलेंसिंग बनाता है वो ये देखता है कि भैया कितना आया कितना गया, दोनों के अंदर बैलेंस। मतलब मैं अकाउंट्स की ज्यादा जानकारी नहीं है, बट जो मुझे समझ आता है मैं वो बता रहा हूँ। लेकिन जब हम शरीर के बैलेंसिंग की बात करते हैं, तो वो बैलेंसिंग है एनर्जी की बैलेंसिंग, यिन और यान की बैलेंसिंग, जो टीसीएम के लैंग्वेज में बोले तो इन और यान की बैलेंसिंग। इलेक्ट्रिसिटी, शरीर के अंदर भी एक बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कोई भी हो, वो बैलेंस पे ही चलती है। जैसे जो आप जिस इलेक्ट्रिसिटी को नॉर्मली जानते हैं, करंट, बिजली, उसमें भी ठंडा गर्म दो तार होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नेट में होता है। तो वैसे ही शरीर में बैलेंस, बैलेंस किस चीज का बैलेंस? शरीर के अंगों से ब्रेन और ब्रेन से शरीर के अंगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो एक करंट, एक एनर्जी के फ्लो के थ्रू होता है, जिसको बोलते हैं बायो इलेक्ट्रिसिटी। और वो फ्लो होता है न्यूरॉन्स के थ्रू। तो उसका बैलेंस, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, वो निर्बाध गति से फ्लो होना चाहिए और उसका बैलेंस होना चाहिए। तो ये न्यूरॉन्स भी तीन तरह के होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, और इसके अलावा एक होता है वाइटल फोर्स। मोटर न्यूरॉन्स वो जो हमारे शरीर के वॉलंटियर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वॉलंटियर मूवमेंट मतलब वो शरीर के वो उन अंगों का वो मूवमेंट जो हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है, जैसे उंगलियों का हिलाना, हाथ का हिलाना, पैर का हिलाना, मुंह खोलना, ये सारी चीजें है ना। तो ये वॉलंटियर मूवमेंट है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो शरीर में अपने आप होती है, जैसे आपका हार्ट बीट करता है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप चाह के रोक तो नहीं सकते कि मैं थोड़ी देर हार्ट बीट रोक लेता हूं। पलकें झपकाने पे भी एक लिमिट तक ही आपका कंट्रोल है। तो शरीर में ऐसे बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं जो इनवॉलंटियर मूवमेंट है, जो जिसमें आपका बस नहीं है, वो अपने आप होंगी। लेकिन इसके अलावा कुछ वॉलंटियर मूवमेंट्स भी हैं जो हम जब चाहते हैं तो शरीर के उस अंग को मूव करते हैं। तो मूव, जैसे मुझे ये मन हुआ कि मैं ये मोबाइल उठा करके आपको दिखाऊं, तो मोबाइल तो हाथ ने उठाया, सोचा तो दिमाग ने था। तो ये हाथ को कैसे पता चला भैया इस मोबाइल को उठा करके कैमरे के सामने ऐसे हुला लूप करना है? ये कैसे पता चला? तो मतलब दिमाग ने किसी न किसी तरीके से हाथ को बताया कि ये मोबाइल उठा और यहाँ पे कैमरे के सामने लहरा। कैसे हाथ को पता चलता है? जब जिंदाबाद करना है तो हाथ को ऐसे करना है, जब प्रणाम करना है तो हाथों को ऐसे होना है। कैसे पता चलता है यार? तो ये जो मोटर यानी मूवमेंट के लिए जो ब्रेन देता है हाथ के सेल्स को, हाथ में जो मसल्स हैं उनके सेल्स को कमांड देता है, मैसेज देता है कि भैया ऐसे करो, मुट्ठी बांधो, उंगली हिलाओ। वो कमांड, जो वो जो एनर्जी फ्लो होती है हाथ के मसल्स में, सेल्स में, वो कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि वो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। वैसे सेंसरी न्यूरॉन्स, मैंने यहाँ पे टच किया, पीछे पीठ पे मच्छर ने काटा, तो जैसे से हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है ना, तो वो जो ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं, उस ज्ञान को जो दिमाग तक पहुंचाते हैं। आपके पीठ पे मच्छर काटता है, वो पोर्शन आपको दिखता नहीं है, लेकिन हाथ वहीं पे पहुंचता है, एग्जैक्टली वहीं पे पहुंचता है। तो वो कैसे पता चलता है? जिस बॉडी के जिस हिस्से को आप देख ही नहीं रहे हो, वहां पे मच्छर ने काटा, आपको कैसे पता चला? क्योंकि वहां की जिस सेल को अफेक्ट किया उस मॉस्किटो बाइट ने, उस सेल ने दिमाग को खबर भेजी है मच्छर काटा, हाथ को भेज खुजाने के लिए। तो आपका दिमाग हाथ को बोलता है खुजा।
तो उस बॉडी के उस हिस्से ने जो मैसेज दिमाग को भेजा वो होता है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। उसके बाद दिमाग ने जिन न्यूरॉन्स के थ्रू हाथ को कमांड दिया कि जाके उधर खुजाओ या सहलाओ, वो होता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। तो दो तरह की तो ये इलेक्ट्रिसिटी है बायोलॉजी। इसके अलावा एक होता है वाइटल फोर्स हमारे शरीर में। वाइटल फोर्स का मतलब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वाइटल फोर्स का मतलब होता है, क्या होता है? जीने की और ग्रो करने की शक्ति। तो अब आता है टीसीएम का मेन फॉर्म। जीने की और ग्रो करने की शक्ति, ये किस हमारे शरीर की बेसिक संरचना क्या है? सेल्स, कोशिकाएं, उससे टिश्यूज बनते हैं। उन टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बनता है। बहुत सारे सिस्टम मिलके हमारा शरीर बना हुआ। तो बेसिक इकाई क्या है? बेसिक यूनिट क्या है? कोशिकाएं। कोशिकाएं अजर अमर तो होती नहीं अश्वत्थामा की तरह। कोशिकाएं भी नश्वर है, पैदा हुई है तो मरेंगी। तो सारी कोशिकाएं मर जाएंगी तो शरीर गायब हो जाएगा, आप मिस्टर इंडिया हो जाएंगे। तो सारी कोशिकाएं नहीं मरती हैं। कोशिकाएं मरती हैं, उनकी जगह पे नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। कुछ कोशिकाएं अपने शरीर के आकार को बढ़ा करके विभाजित हो जाती है, जिसको सेल डिवीजन बोलते हैं। तो शरीर में कोशिकाओं के मरने के साथ साथ दो तरह की और प्रक्रियाएं होती रहती है, जिसको सेल रीजनरेशन, सेल डिवीजन कहते हैं। तो उसके थ्रू नई कोशिकाएं बनती है। तो किसी भी अंग में नई कोशिकाएं बनती है, पुरानी कोशिकाएं मरती है, और इस तरह से वो अंग हेल्दी रहता है। कोई अंग खराब कैसे होता है? किसी भी वजह से, किसी ने हथौड़ा मार दिया, मतलब कोई इंजरी हुई या कोई बीमारी हुई, कोई वायरस या बैक्टीरिया का अटैक हुआ जिसको वो फाइट नहीं कर पाया और ज्यादा कोशिकाएं मर गई, तो क्या होगा? जितना होना चाहिए था उससे कम हो जाएगा। अब आपकी गाड़ी में चार पहिए हैं, उसमें से एक पहिया पंचर हो जाता है, गाड़ी चलती है? एक पहिया पंचर है तो चलो फिर भी थोड़ा घसीट लोगे। दो हो जाए पंचर तो, चारों पंचर हो जाए तो शरीर के अंगों का वही है, हाल होता है। जितनी कोशिकाएं किसी पर्टिकुलर अंग की, किसी पर्टिकुलर टिश्यू की कम हो गई हैं, उतनी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम होने लगती है, वो उतना ज्यादा बीमार हो जाता है। तो उन कोशिकाओं को रीजेनरेट कर, उन कोशिकाओं का पैदा होना, वो जिस फोर्स के थ्रू ब्रेन सुनियोजित करता है, सुनिश्चित करता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वाइटल एनर्जी। ग्रो करने की शक्ति, किसी ऑर्गन के, किसी कोशिका के, किसी सिस्टम के ग्रो करने की शक्ति। क्यों? जीने के लिए। तो ये जो वाइटल एनर्जी है, वाइटल एनर्जी का भी शरीर में फ्लो होता है। वाइटल एनर्जी का फ्लो के थ्रू हम इंश्योर करते हैं कि किसी बॉडी के, मान लीजिए कि किसी के पेनक्रियाज में बीटा सेल कम हो गए तो उसको शुगर की बीमारी हो गई। क्यों? क्योंकि बीटा सेल नहीं है, तो जो बीटा सेल रिसेप्टर नहीं खुलेंगे, इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं जाएगा रिसेप्टर अंदर सेल के, तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो वो जो ग्लूकोज है अनयूज्ड रहेगा, वो खून में ही घूमता रहेगा, तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन बने उसके लिए जरूरी है सफिशिएंट बीटा सेल हो। जितने कम बीटा सेल उतना कम इंसुलिन का निर्माण, तो हो गई शुगर की बीमारी। तो वाइटल एनर्जी क्या कहता है, टीसीएम क्या कहता है कि इसको तुम रिवर्स कर सकते हो, ये जैसा पहले था वैसे हो सकता है। जैसे परेड होती है ना पुलिस की या फौज की, तो उसमें कोई कमांड देते हैं, जैसे मान लो कमांड देते हैं दाहिने मुड़, ठीक से लोगों ने सुना नहीं या ठीक से किया नहीं, आधे दाहिने मुड़ गए, आधे बाएं मुड़ गए, तो गड़बड़ हो गया। तो जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है वो फिर से कमांड देता है, जैसे थे, मतलब जैसे थे पहले वैसे हो जाओ। तो बेसिकली टीसीएम का फोकस होता है जैसे थे, आप बीमार होने से पहले जैसे थे वैसे बना देंगे। वैसे बनाने के लिए क्या करना होगा? तो जितने बीटा सेल थे आपके पेनक्रियाज में उतने बीटा सेल बनाने होंगे। तो बीटा सेल बनेंगे कैसे? बीटा सेल बनने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पेनक्रियाज में पहुंचना चाहिए। तो पेनक्रियाज में वो पहुंचते कैसे? न्यूट्रिशन को कैरी करने का काम है रेड ब्लड सेल्स का। तो पेनक्रियाज में खून सफिशिएंट पहुंचना चाहिए।
आप सप्लीमेंट तो दे दोगे, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सप्लीमेंट तो दे दो। तो ये सारी प्रक्रिया को इंश्योर करने के लिए कुदरत ने शरीर में 5 ऑर्गन फिट किए हैं, जिनको टीसीएम के हिसाब से बैलेंसिंग ऑर्गन कहा जाता है। तो इतनी बड़ी जो मैंने भूमिका बांधी है, इतना जो आप लोगों को बोर किया है, उसका लब्बो लुआब ये है कि आज मैं आपको बैलेंसिंग ऑर्गन समझाने, कि बैलेंसिंग ऑर्गन का रोल क्या है। तो उसके कार्यकलाप को समझिए। अगर आप कार्यकलाप को नहीं समझेंगे तो आपके लिए ट्रीटमेंट करना मुश्किल। बैलेंसिंग ऑर्गन का जो रोल है बुक के हिसाब से, और कौन से बीमारी के लिए कौन सा बैलेंसिंग ऑर्गन है, वो तो बुक में दिया भी हुआ है और मैं समझाऊंगा भी। लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात जो मैं बता रहा हूं, ये आपके दिमाग में बसी हुई होनी चाहिए। तब आपके लिए बहुत आसान होगा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड कर, कि किसी इंसान को क्या थेरेपी दूं। एक्यूलाइफ तो दे रहे ठीक है, लेकिन और क्या थे, क्या बीसीएम की थेरेपी दूं, इससे ज्यादा फायदा होगा क्या इसको? क्या हेड केयर भी करूं, क्या इससे ज्यादा फायदा होगा? इसको गठिया है, टिपोली और ओमेगा तो दे रहा हूं, क्या जिंक भी दूं, क्या इससे ज्यादा फायदा होगा? या ये ना दूं, इससे कहीं नुकसान तो नहीं होगा? तो ये जो डिसाइड करने में आपका आज का सेशन हेल्प करेगा, ये अगर आपके दिमाग में बस जाएगा तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, लेकिन नोट्स देख देख करके ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ये आपको दिमाग में बिठाना हो। तो बैलेंसिंग ऑर्गन, 5 बैलेंसिंग ऑर्गन कौन कौन से हैं? कौन सा बहादुर बताएगा मुझे? है कोई माइका लाल? अरे हाथ उठाओ। शिवांगी मैम आप बताओ, बहुत मुस्कुरा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्यों नहीं जल्दी बता रहे हो? सर लिवर है, हम्म। किडनी है, स्प्लीन है है। और इंटेस्टाइन है। हाँ तो बिल्कुल है। कितने हो गए? इंटेस्टाइन कहाँ से आ गया? शिवांगी है, सक्सेना है। बट सविता मैम आप सर, बताओ। सर स्प्लीन, हम्म। हार्ट, लिवर, किडनी, लंग। हाँ, स्प्लीन, हार्ट, लिवर, किडनी और लंग्स। लेकिन शिवांगी मैम के केस में इंटेस्टाइन भी है, उनकी आंतें भी बैलेंस करती हैं। आंतें इंपॉर्टेंट है, आपने पूरी तरह से गलत भी नहीं बोला, उसको डिफाइन नहीं किया गया है एज ए बैलेंसिंग ऑर्गन, वो बैलेंसिंग ऑर्गन की कैटेगरी में नहीं आता है, बट उनका रोल भी इंपॉर्टेंट है, वो भी समझेंगे। वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जब हम डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। तो अरूबी मैम अब हाथ नीचे कर लो, हाथ दुख जाएगा आपका। शिवा बता दिया सविता मैम ने। तो सबसे पहले हम समझते हैं लंग्स को। लंग्स का काम क्या है? लंग्स का बेसिक काम है हवा को खींचना, सांस लेना, उस हवा में से ऑक्सीजन को खून के अंदर मिला देना, और उसके बाद जब वही खून वापस आता है ऑक्सीजन बांट के और कार्बन डाइऑक्साइड लेके, तो कार्बन डाइऑक्साइड को उस खून से बाहर निकाल देना, ताकि खून का जो पीछे का जो डाला है जिसमें माल लोड कर होता है वो खाली हो जाए, ताकि उसमें फिर से ऑक्सीजन लोड हो सके। खून बेसिकली ट्रांसपोर्ट है। तो ऑक्सीजन लेकर के जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है। तो ऑक्सीजन लोड करना और कार्बन डाइऑक्साइड अनलोड करना, ये काम है लंग्स का। और जब हम सांस लेते हैं तो खाली ऑक्सीजन थोड़ी, हवा में हमारे नाक में कोई वो बड़ा ही अजीब सा वो लगा सिस्टम लगा हुआ है कि हवा में से ऑक्सीजन ढूंढ ढूंढ के खींच लेगा, हम तो पूरी हवा खींच लेते हैं। तो उसके साथ दूसरे गैसेस भी आते हैं, धूल मिट्टी भी आती है, पोल्यूशन भी आता है, तो उसको भी निकालना और केवल फिल्टर्ड बढ़िया ऑक्सीजन खून में मिक्स करना, ये काम है लंग्स का। और बैलेंसिंग, वाइटल एनर्जी क्या काम करेगी? ग्रो करेगी। ग्रो क्या करेगी? सेल को ग्रो करने के लिए, रीजनरेट होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए। अब अगर लंग ऑक्सीजन लेगा ही नहीं, तो आप खून को कितना भी दौड़ा दो, वो लेके जाएगा क्या? अगर ऑक्सीजन उतना आ ही नहीं रहा है जितना चाहिए, तो खून आप जितना मर्जी घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। कहीं पे मुसीबत आई है, बाढ़ आई है, खाना नहीं जा रहा, आप खाली हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगाते रहो, उसमें राशन डाला ही नहीं, तो वो गिराएगा क्या? तो जरूरी है कि खून में सफिशियंट ऑक्सीजन मिले। वो ऑक्सीजन लाएगा कौन? और इसके बाद जो शरीर में इन सब जो मेटाबॉलिज्म के प्रक्रियाओं के तहत हर सेल जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वो निकालना भी लंग्स को करना होना चाहिए। क्योंकि अगर एक ट्रक है जो खाना लेकर के जा रहा है और बचे हुए खाली कनस्तर लेके आ रहा है, तो खाली कनस्तर जब तक उतारेंगे नहीं तो भरा हुआ कनस्तर चढ़ाएंगे कैसे? कहने का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा नहीं तो ऑक्सीजन भरेगा कैसे ब्लड में?
तो ये दोनों प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा और उसकी वजह से परेशानी किसको होगी, उस सेल को भी होगी जिस जहां पे रिजेनरेट होना है, और ब्रेन को भी होगी अपना फंक्शन पूरा करने, क्योंकि ब्रेन को भी अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। तो ये तो है लंग्स का रोल। तो इसीलिए जब भी आप कभी भी किसी भी क्रॉनिक ट्रीटमेंट करते हैं, भले बंदे को लंग्स की परेशानी ना हो, वो आपसे कंप्लेन ना कर रहा हो, लेकिन आपका रोल है लंग्स को चेक करना। भले वो उस पर्टिकुलर हेल्थ इशू के लिए बैलेंसिंग ऑर्गन में लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपका काम है लंग्स को चेक करना। और जो मैंने चेकअप का प्रोटोकॉल बताया कि कितना सेंसेशन, कैसा सेंसेशन, उससे आपको अंदाजा लगाना है कि इस अंग के फंक्शन में गड़बड़ है। हमारा एक्यू लाइफ वही करता है, जिस जिस पॉइंट को आप चेक करते हैं उनके हिसाब से वो बताता है कि कौन सा ऑर्गन अपना काम ठीक से कर रहा है, कौन सा ऑर्गन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, कौन सा ऑर्गन अपना काम पार्शियली खराब कर रहा है या पार्शियली ठीक कर रहा है। तो ये चीज आपको जांच करनी है और उसके अकॉर्डिंगली लंग्स के ऊपर भी एक्शन लेना है कि ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं, या थोड़ा बहुत जरूरत है या नहीं, पूरी तरह से जरूरत है। उसके बाद आते हैं हार्ट पे। हृदय, दिल, दिल है कि मानता नहीं, तो क्या नहीं मानता है दिल, ये कौन बताए। दिल है कि मानता नहीं, सबने सुना है ना, तो क्या नहीं मानता है दिल। दिल ये नहीं मानता है कि दिल तो पागल है, वो मानने को तैयार ही नहीं। क्यों तैयार नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया प्यार मोहब्बत, गुस्सा, बदला, हर चीज का दुख, खुशी, हर चीज का इल्जाम दिल के ऊपर डाल देती है। वो कहता है मैं क्यों मान लूं, मैं तो खाली हार्ट ब्लड पंप करता हूं और मैं कुछ नहीं करता। तुम प्यार हो जाए तो भी मेरे ऊपर डाल देते हो, ब्रेकअप हो जाए तो भी मेरे ऊपर डाल देते हो, खुश हो जाओ तो भी मेरे ऊपर डाल देते हो। मैं पागल हूं क्या। तो दिल ये नहीं मानता है। तो हम बात करते हैं दिल का जो और भी फंक्शन करता है, हार्ट ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना, हीट को, लेकिन वो सारा कुछ जो उसका बेस है वो कैसे करता है, वो है ब्लड को पंप करना, ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करना। अब आपने सप्लीमेंट न्यूट्रिशन भी ले लिया है, आपके शरीर में जो माल आप सप्लाई करना चाहते हैं वो माल आपने जमा कर लिया है, लंग्स ने ऑक्सीजन भी भर लोड कर दिया एकदम खून में, इंटेस्टाइन ने न्यूट्रिशन भी लोड कर दिया। अब वो खून सारे अंगों तक पहुंचे, वो पहुंचेगा तब जब हार्ट उसको सही से पंप करेगा। अगर वो हार्ट ठीक से पंप ही नहीं करेगा तो क्या होगा, नहीं पहुंचेगा वो। मतलब आप गाड़ी से माल भेजना चाहते हो, गाड़ी लोड हो गई, ड्राइवर तैयार होकर के बैठ गया, इंजन स्टार्ट ही नहीं हो, क्या फायदा। तो इसीलिए हार्ट का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सही से पहुंचे और ब्लड का प्रेशर भी सही मेंटेन करे, बॉडी का टेम्परेचर भी सही मेंटेन करे। प्रेशर सही मेंटेन नहीं होगा तो कहीं कम पहुंचेगा, कहीं बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा, कहीं बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, जहां जरूरत ही नहीं है वहीं बांट के आ जाएगा। तो इसीलिए आज वो हार्ट किन किन चीजों के लिए बैलेंस करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सी बीमारियां ये पैदा कर देता है, इसका अगर बैलेंसिंग ठीक ना हो तो वो तो हम अलग से समझेंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि हर चीज के केस में हार्ट को भी चेक करना जरूरी क्यों, कि अगर बाकी सारी चीजें आप कर रहे हैं लेकिन हार्ट में प्रॉब्लम है, वो ब्लड ठीक से पंप नहीं कर रहा है और उसको आप सुधारते नहीं है, तो आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, रिजल्ट कम आएंगे, अच्छे नहीं आ सकते। तो इसीलिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के समय या चेकअप करने के समय आपको हार्ट को भी चेक करना है। हार्ट के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट है हार्ट के, आप देखेंगे जो चार्ट में तो उसमें आपको दिखेगा। तो बेसिकली हम ये जानेंगे, मैं वो आपको सिखाऊंगा कि ये हार्ट का जो ये एक छोटी उंगली पे इधर में है, हार्ट में यहाँ पे सेंसेशन आ रहा है, इसका क्या मतलब, फिर यहाँ पे बीच में है, इसका क्या मतलब, यहाँ पे है, इसका क्या मतलब, यहाँ पे है, इसका क्या मतलब, रैपिड हार्ट बीट का क्या मतलब, ये सारी चीजें हम अलग अलग समझेंगे। लेकिन बेसिकली हार्ट को चेक करना जरूरी। अब आ जाओ स्प्लीन पे। स्प्लीन का काम क्या है, जब आप सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं, बाहर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं,
तो यानी सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो साथ में कुछ फॉरेन एलिमेंट्स भी आएंगे, वायरस आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, मौसम की मार झेलनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके शरीर को बीमार करने की कोशिश करेगी। अब मान लो कि बॉर्डर पे अटैक हो जाए, एक तरफ से तो फौज उस अटैक करने वाले एनिमी को मार रही है, लेकिन दूसरी तरफ से और एनिमी घुसते जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? मतलब आपके घर में एक ड्रम है, उसमें एक छेद हो गया, एक तरफ का छेद आप रिपेयर करने में लगे हो, तब तक दूसरी तरफ छेद हो गया, तो क्या होगा? जब तक आप इधर का छेद ठीक करोगे तब तक उधर के छेद से पानी निकल जाएगा। तो बेसिकली आपका ट्रीटमेंट का रिजल्ट अच्छा और तेज तब आएगा जब आप एक बीमारी का इलाज तो करते रहे, लेकिन साथ में दूसरी बीमारी से बचाते भी रहे। क्योंकि जब आप इलाज कर रहे होते हैं किसी का, तो आपका फोकस किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे है, तो दूसरी ऑर्गन बीमार हो गई, तब आपको फिर वहां फोकस, ब्रेन का फोकस डाइवर्ट होगा, वाइटल एनर्जी का फ्लो डाइवर्ट होगा, तो जो वहां पे आप रिपेयर कर रहे थे वहां पे रिपेयर स्लो डाउन हो जाएगा। देखते हैं किसी को बहुत सारी बीमारियां होती है, तो समझ में नहीं आता कहाँ थेरेपी करूं, कौन सा सप्लीमेंट दूं, है ना? क्योंकि कितनी देर पूरे दिन बिठा करके 24 घंटे थेरेपी तो नहीं कर सकते किसी की। तो बेसिकली प्रोटेक्शन भी जरूरी है। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए? इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि टीसीएम का एक मेन पार्ट है डिजीज प्रिवेंशन, और जिसके लिए वो काम करता है इम्यूनिटी फोर्स पे। इम्यूनिटी कहां से स्ट्रांग होता है? इम्यूनिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है हमारे शरीर में? हमारे बाल नहीं? तो क्या रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए हमारे शरीर? सर तो व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कण जरूर रिस्पॉन्सिबल है। वो बनाने का काम किसका है? स्प्लीन का। सो बेसिकली व्हेन वी आर फाइटिंग ए वॉर अगेंस्ट सम डिजीज, वी हैव टू इक्वली स्ट्रेंथन आवर डिफेंस ऑल्सो। हम पाकिस्तान के ऊपर, मतलब मैं नहीं चाहता कि लड़ाई हो, लेकिन किसी भी एनिमी, पाकिस्तान हटा दो, बोल जाओ, किसी भी एनिमी कंट्री के ऊपर, बीट एनी कंट्री, हमारा दुश्मनी है उससे, हम उसके ऊपर एयरफोर्स से अटैक कर दें, लेकिन अपने रडार ऑफ रखें कि भाई दुश्मन का भी एयरक्राफ्ट हमारे अंदर घुस जाए, तो क्या हम लड़ाई जीत पाएंगे? हम उसके जाकर के 10 बम गिराएंगे, वो भी हमारे आके 10 बम गिरा देगा। तो बेसिकली व्हेन वी आर फाइटिंग ए वॉर, दैट वॉर इज ऑन द बॉर्डर और इन आवर बॉडी, fighting the war against disease, we have to strengthen our defense also. वो अगर वीक है तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो वी नीड टू चेक स्प्लीन ऑल्सो। उसके अलावा जो व्हाइट ब्लड सेल या स्प्लीन की जो फंक्शनैलिटी है और बैलेंसिंग है लिवर के लिए, वो चीज तो हम अलग से समझेंगे कि स्प्लीन कैसे क्या बैलेंस करता है। देन कम्स लिवर। लिवर क्या काम करता है? लिवर क्या काम करता है? लिवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? अरे बता दो, हाथ ही उठा रहे सारे लोग, कोई बता दो। सर कलेजा कहते हैं क्या? सर लिवर को जिगर। कले, करेक्ट। यस जिगर, करेक्ट। यस कलेजा। कलेजा, जिगरा। जिगरा। तो कहते हैं ना जिगरा में दम होना चाहिए। जब भी वो दम की हाँ। बात आती है ना, कहते हैं जिगरा में दम, तो जिगरा में दम क्यों होना चाहिए भाई? ऐसा क्यों, ये डायलॉग क्यों बना हुआ है होगा। कि जिगर हो तो आकर के दिखा, करके दिखा, जिगर में दम क्यों? दम का रिलेशन लिवर से क्यों? कोई बॉडी बिल्डिंग करने जाता है दम के लिए, तो लिवर का तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं करता। लोग डोले बनाते हैं, बाइसेप्स बनाते हैं, ट्राइसेप्स बनाते हैं, सर चेस्ट बनाते प्रोटीन का सिंथेसिस तो लिवर ही करता है ना, हैं। तो राइट। फिर बाजू कैसे बनेगी? हाँ, मसल्स में जो मसल पावर जो है ना, मसल पावर के लिए जरूरी है प्रोटीन का सिंथेसाइज होना, डाइजेशन नहीं, सिंथेसिस। डाइजेशन और सिंथेसिस में फर्क है। पीपुल गेट कंफ्यूज कि लिवर डाइजेस्ट करता है। लिवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन काम है स्टमक का। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है
जो चीजें शरीर को चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है खून में मिला। ठीक है, जो भी चीजें शरीर के लिए क्या है, ग्लूकोज भी है। अगर आपने ग्लूकोज ज्यादा लिया है तो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करके मिला देगा। उसको क्वांटिटी नहीं पता, उसको बैलेंसिंग नहीं पता। अगर आपने फैट ज्यादा लिया है वो ज्यादा मिला देगा, और जो नहीं चाहिए वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देगा फर्दर प्रोसेसिंग। उसके बाद लिवर के पास आता है वो। लिवर बोलता है थम, तुम इतना लेके क्यों जा रहे हो, इतने की जरूरत नहीं है, बाकी जमा करो मेरे पास, बफर स्टॉक में रहने दो, बाद में जब जरूरत पड़ेगी हम तुमको देंगे। देखता है ये चीज कम है, इतना कम क्यों लेके जा रहे हो, खाने वाले इतने हैं, इतने से कैसे होगा, थोड़ा मेरे पास रखा हुआ है ले जाओ। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ गलती हो गई होती है, गलती नहीं भी होती है और कई बार हो भी जाती है। गलती हो क्या जाती है कि जो चीज उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देना चाहिए, जो फर्दर प्रोसेसिंग होकर अगर कुछ बच गया है एब्जॉर्ब करने वाला तो वापस आएगा, नहीं तो वो पेशाब और लेटरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो जब लेटरिन पेशाब के रास्ते बाहर निकलने के लिए जाएगा तो किडनी में फिल्टर होगा, लेकिन किडनी के फिल्टर करने की कैपेसिटी है। तो ऐसा वेस्ट जो किडनी के थ्रू फिल्टर नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान तो बन गया है राक्षस, कुछ भी खाता है, उसमें हमारे खाने पीने की आदतों की भी, और खाने पीने में जो आजकल एडल्ट्रेशन मिलावट हो रही है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो रहे हैं, उन सब चीजों की भी गलती है। अब कुदरत को, भगवान को तो पता ही नहीं था कि इंसान कभी ऐसा खाना भी खाएगा। वो जानबूझ के खा रहा हो, मजबूरी में खा रहा हो, मतलब नहीं है। अब जैसे आपने सुना होगा कि यूरिया से दूध बन रहा है, प्लास्टिक से चावल बन रहा है, और आपने गलती से वो खा लिया, तो कुदरत ने आपके शरीर को प्लास्टिक का चावल पचाने के लिए तो नहीं बनाया भाई, यूरिया वाला दूध पचाने के लिए तो नहीं बनाया, पेस्टिसाइड या हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया हुआ सब्जी पचाने के लिए तो नहीं बनाया। तो शरीर को वो चीज एक्स्ट्रा है, वो अगर इंटेस्टाइन निकाल भी दे तो किडनी उसको फिल्टर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि किडनी उसको फिल्टर करने के लिए बना ही नहीं। तो इंटेस्टाइन ही कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसी चीजें जो किडनी के फिल्टरेशन की बस की बात नहीं है, उसको वो लिवर में भेज देता है, और उनका फिल्टरेशन भी लिवर का काम। मतलब शरीर में कौन सा न्यूट्रिशन कितना जाएगा और कौन सी चीज नहीं जाएगी, कौन सी चीज स्टोर हो जाएगी, ये डिसाइड करना लिवर का काम। तो समझिए कि लिवर कितना महत्वपूर्ण काम करता है। और इसके अलावा जब हम एक्यूलाइट की थेरेपी करते हैं और हम ब्रेन को बोलते हैं, एक्यूलाइट मशीन के थ्रू ब्रेन को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं कि सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ, मेरा नाम ये है, रोल नंबर ये है, मैं बहुत मेधावी छात्र हूँ, तो मेरा ये मुझे ये दिया जाए पढ़ने के लिए, वजीफा दिया जाए या कुछ भी। तो वैसे ही एक्यूलाइफ क्या है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है ब्रेन को। आप लंग्स के पॉइंट पे दे रहे हैं, मतलब आप दिमाग को एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि सेवा में दिमाग महोदय, ये लंग्स बहुत बीमार हो रहा है, इसको वाइटल एनर्जी का फ्लो बढ़ाया जाए। मतलब वाइटल एनर्जी का फ्लो बढ़ाया जाए तो साथ साथ में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन का फ्लो वहां पे बढ़ाया जाए, न्यूट्रिशन का फ्लो वहां पे बढ़ाया जाए। तो न्यूट्रिशन लाएगा कहां से? ब्रेन। ब्रेन मतलब खून कहां से लाएगा? कहीं पे बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है, सरकार वहां पे अनाज भेजती है ट्रक के ट्रक, तो सरकार लाती कहां से अनाज? एफसीआई के गोदाम से। वहां पे सरकार एक्स्ट्रा अनाज खरीद के जमा रखती। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, उसके गोदाम बने होते हैं जगह जगह। तो बेसिकली एक तरह से लिवर हमारे शरीर के लिए एफसीआई का गोडाउन है, वो काम भी वही करता है। तो अगर लिवर का फंक्शन गड़बड़ होने लगे, वो ऐसी चीजें जमा करने लगे, जो जमा करने के लिए वहां पे कोठरियां बनी हुई है ना, वो ऐसी चीजें जमा करने लगे जो शरीर को जरूरत ही नहीं है, तो वो कभी यूटिलाइज नहीं होगी। ऐसी चीजें अगर वो जमा कर रहा है जो शरीर को जरूरत होती है, तो वो तो यूटिलाइज होती रहेंगी, जमा होंगी, यूटिलाइज होगी, कोठरी भरेगी, खाली होगी, भरेगी। लेकिन ऐसी चीजें अगर जमा होने लगे जो शरीर को बेसिकली उसकी जरूरत नहीं है, तो वो जमा ही होता रह जाएगा। जैसे फैट, तो लिवर फैटी हो जाता है, सारी कोठरियां फैट से भर जाती है, तो जो न्यूट्रिशन जमा होना चाहिए वो जमा नहीं होता।
जैसे कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपने लिया, ग्लूकोज एनर्जी के लिए शरीर को बार बार चाहिए। आपने खाना खाया, 2 घंटे में डाइजेशन पूरा सिस्टम खत्म, उसके बाद भी शरीर को जरूरत होती है एनर्जी की। तो वो जो जमा रहता है ग्लूकोज लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो लिवर क्या करता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा ब्लड स्ट्रीम में डालना शुरू करता है। जब ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज खत्म हो जाता है, तो ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि उसको पता है खाना तो अभी आने वाला नहीं, फ्रेश ग्लूकोज तो आएगा ही नहीं, लेकिन एनर्जी तो चाहिए, तो ब्लड स्ट्रीम में थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज डालना शुरू करता है, नहीं तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होने लगता है। तो जैसे ही लिवर में आलतू फालतू चीजें या यूं कह लीजिए फैट जमा होने लगता है, तो ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए तो लिवर के पास जगह ही नहीं बचती, तो वो स्टोर नहीं करता। तो जितना ग्लूकोज आपने लिया था, उतना ग्लूकोज अगर आपको उसी टाइम में जरूरत नहीं है, तो बाकी जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर को स्टोर करना था, लेकिन वो लिवर ने मना करके भैया जगह नहीं है, जाओ। एफसीआई गोडाउन के बाहर देखते हैं ना, ट्रक खड़े रहते हैं गेहूं लाद के, जगह नहीं है, बारिश हो जाती है, गेहूं भीग जाता है, सड़ जाता है। तो जैसे ये व्यवस्था की कमी हमारे देश को बीमार कर रही है, वैसे ही लिवर के व्यवस्था की कमी हमारे शरीर को बीमार कर देती है। वो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन बन के लिवर में जमा हो जाना चाहिए था, और जब जरूरत हो तब रिलीज होना चाहिए, वो नहीं जमा होता है, वो खून में ही घूमता रहता है। तो खून में एक्स्ट्रा ग्लूकोज घूमता रहता है, तो वो क्या होता है, हम कहते हैं कि बंदे को डायबिटीज हो गया, उसका HbA1c बढ़ा हुआ है। तो बेसिकली ये तो चलो मैंने एक बीमारी का एग्जाम्पल। तो बेसिकली लिवर का प्रॉपर फंक्शन जरूरी है बहुत सारी बीमारियों को सुचारू रूप से ठीक करने की। तो इसीलिए जब भी आप किसी पेशेंट को चेक करें, किसी भी बीमारी के लिए चेक करें, तो लिवर के भी सारे पॉइंट्स चेक करें। अब लिवर के भी बहुत सारे पॉइंट है, आप देखेंगे यहाँ इस उंगली पे भी है, यहाँ पे लिवर डिसऑर्डर का भी पॉइंट है, यहाँ पे जहां पे गॉल ब्लैडर का पॉइंट है वहां पे भी लिवर का पॉइंट है, फिर इधर भी लिवर का पॉइंट है हार्ट के राइट साइड में, लंग्स के नीचे। तो इतने सारे लिवर के पॉइंट, तो लिवर भाई काम भी तो इतने सारे करता है। तो हम उसको भी समझेंगे कि बेसिकली कौन से पॉइंट पे सेंसेशन आने का मतलब क्या है, मतलब लिवर में क्या गड़बड़। कई बार मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ हो जाती है, तो मल्टीपल पॉइंट्स एक साथ आएंगे। ये बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। ऊपर हार्ट, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, लिवर ने ब्लड में न्यूट्रिशन डाला, बैलेंस किया, और जो गंदगी है वो नीचे किडनी से निकल गई। तो ये सारे सिस्टम जो जो ऑर्गेन का प्लेसमेंट है ना, ये मैप में, हैंड मैप में, वो भी बड़ा लॉजिकली है। ऐसे नहीं कि कोई भी कहीं पे पॉइंट बनाने वाले का मन हुआ कि अच्छा यहाँ पे लंग्स चिपका देते हैं, यहाँ पे नाक चिपका देते हैं, यहाँ पे आंख, ऐसा नहीं है। देयर इज अ लॉजिक टू एवरी पॉइंट। आप देखोगे यहाँ पे ब्रेन आर्टरीज है, ब्रेन आर्टरीज क्या करते हैं, आंखों को भी ब्लड सप्लाई इंश्योर करना, ब्रेन को भी। तो इधर देखोगे ब्रेन आर्टरीज के ऊपर आंख, नाक, कान और हेड। तो देयर इज अ लॉजिक और पॉइंट अरेंजमेंट ऑल्सो। और उसी के बेसिस पे हमको ये भी समझना, वैसे तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि समझ से तो हम लोगों का दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, तो रट्टा ही मार लेंगे। मैं जो बेसिकली आज ये कर रहा हूं, ये बता रहा हूं, आपके हिसाब से ये क्या है? सर तरीका सिखा रहे हो रट्टा मारने का। आपको लग रहा होगा कि हम नॉलेज ले रहे हैं, राइट? किसको किसको लग रहा है कि आपको नॉलेज मिल रही है, हाथ उठाइए। किसको सर किसको लग आप रहा है कि आपको नॉलेज मिल रही है? चलो ऐसे में तो सारे हाथ उठाएंगे, आप लोग हाथ डाउन करो। किसको लग रहा है कि नॉलेज नहीं मिल रही है, वो हाथ उठाओ। जिसको लग रहा हो कि नॉलेज नहीं मिल रही है, हमें तो कुछ और ही मिल रहा है, वो केवल हाथ उठाए। जिसको लग रहा है कि नॉलेज मिल रही है, वो हाथ ना उठाए। तो पल्लवी मैम को लग रहा है कि नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है? नहीं सर, ये नीचे नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ। अरुण कुमार जी को लग रहा है कि नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है अरुण सर, बताइए। सर नॉलेज मिल रहा है सर, ऐसा नहीं है। जो नॉलेज जिसको नहीं मिल रहा है उसको हाथ उठाना है। अच्छा अच्छा कोई हाँ। ऐसा है जिसको नॉलेज नहीं मिल रहा है?
गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर अरुण जी मेरी टीम से हैं, जमशेदपुर हाँ से। हाँ, समझ गया, लेकिन आप ये बताइए कि नॉलेज कोई ऐसा है जिसको नॉलेज नहीं मिल रहा हो? कोई नहीं ऐसा, सबको नॉलेज मिल रही है, पक्की बात। तो बेसिकली आप सभी गलत हैं, आप में से किसी को भी नॉलेज नहीं मिल रही। मैं आपको नॉलेज नहीं दे रहा। सर पूरी तरह से गलत नहीं है। मैं पूरी तरह से 100%, 99.9 भी नहीं, 100% आप सब गलत हो, आप सबको नॉलेज नहीं मिल रही है। मैं आपको नॉलेज दे ही नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। नॉलेज तब मिलेगी जब आप खुद ही इस चीज को प्रैक्टिस करें। जब आप कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको नॉलेज नहीं मिलती, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन बेसिकली लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें नॉलेज मिल रही है। नॉलेज इज व्हेन यू प्रैक्टिस इट। आप सीखते तब हैं जब आप खुद से करते हैं। तो तब तक के लिए तो रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो ये बेसिकली मैं रट्टा क्यों मारना पड़ेगा उसको कनेक्ट कर रहा हूं। ये मैं आपको केवल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इसको अगर आपको नॉलेज में कन्वर्ट करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करना है तो डुप्लीकेट करना पड़ेगा, यानी अपनी टीम को सिखाना। और ज्यादा पैसे में कन्वर्ट करना है तो टीम को इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो इस इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट कर सके और अपनी टीम के नॉलेज में कन्वर्ट कर सके। समझ में आ गया? तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। कहां पे थे हम? लिवर। तो बेसिकली लिवर का काम अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो वो तो हम समझ लेंगे कि भाई जो अरेंजमेंट है कि कौन सा लिवर का पॉइंट किस प्रॉब्लम में, कौन से लिवर पे पॉइंट पे आने का मतलब क्या निकालना है। फैटी लिवर है, लिवर हार्ड हो रहा है, लिवर सिरोटिक हो रहा है, लिवर फुल हो गया है, चीजों को मिला नहीं पा रहा है, स्टोर नहीं कर पा रहा है, क्या दिक्कत है लिवर में, ये कौन से पॉइंट से आएगा ये हम समझ जाएंगे। ठीक है। अब बच गया किडनी। किडनी का काम क्या है? शरीर से लिक्विड वेस्ट को निकालना, यूरिन बना करके, डाइजेशन में जो हम पानी पीते हैं डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना। तो बेसिकली ब्लड का फिल्ट्रेशन, ये इसका मेन जॉब है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो वाइटल एनर्जी का फ्लो भी ऑब्स्ट्रक्ट होगा। पहली चीज, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा तो ब्लड प्रेशर अप डाउन होगा, तो हार्ट का सही जो फंक्शन हो रहा है वो खराब होने लगेगा। उसके बाद अगर खून ठीक से साफ नहीं होगा तो खून में गंदगी रहेगी, वो गंदगी बीमार करेगी, वो तो अलग। लेकिन खून में अगर मान लीजिए कि आपके ट्रक में कचरा भरा हुआ है तो आप राशन कहां डालोगे? आधा कचरा भरा हुआ तो आधा राशन डाल पाओगे। तो बेसिकली जब आपका खून फिल्टर होकर के आएगा वापस से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ले जाने के लिए, तो जितना कचरा है उतना ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वो कम लेके जाएगा। तो ये चीज भी आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को हैम्पर करेगी। उसके अलावा बहुत सारे एंजाइम रिएक्शंस, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो शरीर में होते हैं, जिसके फलस्वरूप तरह तरह के सेल्स का रीजनरेशन फॉर्मेशन होता है। उसके लिए जो हॉर्मोन्स चाहिए, उन हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करना या करने में रोल निभाना भी किसका काम है? किडनी का। अगर वो काम वो ना करे, जैसे एक मेन एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा कि जब किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है उसके बोन्स वीक होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा कैल्शियम तभी हड्डियों तक पहुंचेगा। अब हड्डियों में कैसे एब्जॉर्ब होगा उसकी एक अलग कहानी। लेकिन ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो उसके लिए जरूरी है विटामिन डी होना। विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती है ना। भाई हड्डियां बनी है कैल्शियम की, कमजोर हो रही है विटामिन डी के होने से। वो इसलिए क्योंकि आप कैल्शियम जो ले रहे हो खान पान से ले रहे हो या टैबलेट से या सप्लीमेंट से ले रहे हो, वो आपके खून में कैल्शियम अब सीधे ऐसा तो नहीं है
कि भाई क्या ये हाथ की हड्डी कमजोर हो गई है तो इधर स्किन काटो, हड्डी दिखने लगी, उस पर कैल्शियम का लेयर चढ़ा करके प्लास्टर मार दो, मजबूत हो गया। ऐसा तो नहीं करते ना। हम कैल्शियम खाते हैं, खाते हैं तो वो जाता है, जाता है, वो पचता है, पचने के बाद खून में मिक्स होता है। खून में जो मिक्स होगा उसके लिए जरूरी है विटामिन डी, नहीं तो खून में वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा कैल्शियम। जो रेड ब्लड सेल्स है वो ले ही नहीं पाएंगे कैल्शियम, उसके लिए जरूरी है विटामिन डी। अब विटामिन डी, ठीक है विटामिन डी कम है, खा लेंगे, विटामिन डी भी खाते हैं, धूप से खाएं या सप्लीमेंट्स के तौर पे खाएं, विटामिन डी खाते हैं, विटामिन डी खाते। विटामिन डी नेचर में जिस फॉर्म में अवेलेबल है खाने के लिए या धूप से, उस फॉर्म में वो काम नहीं कर पाएगा जो काम उसको हमारे शरीर में करना है, कैल्शियम को ब्लड में लोड करने का। उसके लिए जरूरी है कि किडनी उसको एक्टिवेट करे। अगर वो काम किडनी नहीं कर रहा है तो आप खाते रहो विटामिन डी के ऐसे फाड़ फाड़ के, कोई नहीं, कोई फायदा ही नहीं होगा अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो। और भी बहुत सारे फंक्शन है कि कैसे एरिथ्रोपोइटिन बनाता है, या ब्लड की बैलेंसिंग, हीमोग्लोबिन लेवल की, आयरन सेल्स की, तो बहुत सारे काम है किडनी की। इसलिए किडनी को सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग ऑर्गन बोला गया, सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग ऑर्गन बोला गया। तो ये फंक्शन किडनी का भी, तो बहुत ही मेटिकुलसली आपको किडनी को चेक करना। लेकिन एक्यूलाइफ में जब आप किडनी को चेक करते हैं तो एक बड़ी ही आयरनी है, कई बार किडनी में कोई दिक्कत नहीं होती फिर भी किडनी के पॉइंट्स आते हैं। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कई बार किडनी की प्रॉब्लम ना होते हुए पेशेंट का किडनी का डायलिसिस शुरू कर दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बार पैसा लूटने के लिए ही डायलिसिस किया जाता है, कई बार किडनी कंफ्यूज कर देता है डॉक्टर्स को भी, प्रैक्टिशनर्स को भी, कि मैं बीमार हूं, जबकि किडनी बीमार नहीं होता है। किडनी का कोई फंक्शन किसी और चीज के फंक्शन की वजह से, क्योंकि किडनी बहुत सारी चीजों को बैलेंस करता है, बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए किडनी रिस्पॉन्सिबल है। आपका खून गाढ़ा हो गया तो भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस अवरुद्ध होगा, पॉइंट कौन सा आएगा? किडनी का। आप पानी कम पी रहे हैं तो भी किडनी की का प्रॉब्लम शो करेगा, प्रॉब्लम किडनी की नहीं है, आप पानी कम पी रहे हैं। आप अगर अटर मटर ज्यादा खा रहे हैं, ऐसी चीजें ज्यादा खा रहे हैं जो फिल्टर करने के लिए आपकी बॉडी सक्षम नहीं है, आपकी किडनी सक्षम नहीं है, तो भी किडनी के पॉइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। लिवर जो वेस्ट किडनी नहीं निकाल सकता, वो वेस्ट अगर आपका लिवर नहीं निकाल पा रहा है, वो वापस से ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर दे रहा है, तो वो वेस्ट बार बार घूम के किडनी के पास पहुंच रहा है, बार बार घूम के किडनी के पास पहुंच रहा है, जिसको फिल्टर करना किडनी का काम ही नहीं है, तो भी किडनी अफेक्ट होगा। तो दे आर नंबर ऑफ रीजन जिसकी वजह से किडनी के पॉइंट आते हैं। खास तौर पे ये लिवर की जो बदमाशी है वो किडनी को बहुत परेशान करती है। इसीलिए गोइंग इन, किडनी इन वाला जो पॉइंट होता है वो आप चेक करो, तो अगर आप 100 लोगों का चेकअप करोगे तो 65-70 लोगों को किडनी इन का पॉइंट आएगा। आता है कि नहीं आता है? और कोई पॉइंट आए ना आए, वो पॉइंट जरूर आए, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन हैं जो अपने आप को बैलेंस करने के लिए किडनी को तबाह करते रहे। और वाटर पोल्यूशन बढ़ा है, फूड में एडल्ट्रेशन बढ़ा है, वो सारी चीजें तो करती ही करती हैं। प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल। अब पेन किलर खा ले तो कुछ भी होता है, वो भी किडनी को परेशान करती है, क्योंकि पेन किलर शरीर के लिए नहीं है, पेन किलर जा करके शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता, वो कुछ ऐसा रिएक्शन कर देता है कि दर्द की अनुभूति खत्म हो जाती है, लेकिन वो अल्टीमेटली ब्लड के साथ एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। बॉडी में कोई भी सेल उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, ना ही कोई सेल उसको मेटाबोलाइज करता है, तो वो वापस से जाता है किडनी में फिल्टर होने के लिए। अब किडनी परेशान, ये वहां से कौन, ये कहां से आए, इनको कैसे निकालूं, निकालूं कि नहीं निकालूं, क्योंकि किडनी के लिए वो है ही नहीं, वो हमारी बॉडी के लिए है ही नहीं। इसीलिए पेन किलर सबसे ज्यादा परेशान करता है किडनी को। एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स या इस तरह के जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, वो ओटीपी मेडिसिन, ओटीसी मेडिसिन, सॉरी, ओटीसी मेडिसिन मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करता, वो आप अपनी मर्जी से फलाना दवाई दे दो या किसी केमिस्ट से पूछ के ले लेते हैं, जो शेड्यूल एच ड्रग नहीं है।
तो इस तरह के मेडिसिन, बहुत सारे हर्बल कंपाउंड भी। मैं आप लोगों को बार बार एक एग्जांपल देता हूं तुलसी के पत्ते का। तुलसी के पत्ते में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन उसमें आर्सेनिक भी है, उसमें क्लोरोफिल भी है। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे हर्बल कंपाउंड हैं जिससे हमें ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं। तो इसीलिए आप अगर हर्बल ही प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपके लिए ये सावधान रहना जरूरी है, ये सोचना समझना जरूरी है कि उसको किस प्रोसेस से बनाया गया है। कहीं उसमें वो चीजें जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो छोड़ तो नहीं दी गई। इसीलिए किडनी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो किडनी के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे हाथ में है बीच में, उसके बाद उंगली में इधर दोनों साइड में है किडनी, यिन और यान। उसके बाद ये वाली जो हाथ की रेखा है, राइट शोल्डर के नीचे वाले हिस्से में भी किडनी का पॉइंट है। तो ये सारे किडनी के पॉइंट्स किन परिस्थितियों में आते हैं, इनके आने का क्या मतलब है, यिन आ रहा है यान नहीं आ रहा, ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा, या ये वाला पॉइंट आ रहा है यान नहीं आ रहा, या इधर के ही पॉइंट्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केस में इधर के पॉइंट आते ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकालूं भाई? लोग बोलेंगे किडनी में ये पॉइंट आ रहा है मतलब किडनी में प्रॉब्लम है, अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो फिर ये पॉइंट क्यों नहीं आ रहा है, ये भी तो किडनी का ही पॉइंट है। ये सब चीजें कंफ्यूज करती है। अब किडनी का पॉइंट आ रहा है तो कैसे पता चले कि किडनी ब्लॉक हो गई है, क्लॉगिंग हो गया है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, कि किडनी में स्टोन हो गया है, ये कैसे पता चले? तो ये सारी चीजें तो जब हम उन ऑर्गन के बारे में समझेंगे, बैलेंसिंग ऑर्गन के बारे में, क्योंकि मैंने बताया था बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिनको कोई नंबरिंग नहीं की गई है, या जो ये वाइटल बैलेंसिंग ऑर्गन्स हैं उसके बारे में जब सविता चौहान मैम आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि इसका क्या मतलब निकालना है, इसका क्या मतलब, सविता जी नहीं किया था ना सारे सर ये ऑर्गन का? वाले छोड़ दिए थे, यस ये तो ये वाले छोड़ वाले दिए। वहां पे छोड़े गए थे, ब्लैंक था, क्योंकि उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कोई बंदा आया कि मेरे को घुटनों में दर्द है, आपने उसके घुटनों का पॉइंट चेकअप कर लिया, हाँ ठीक है यहाँ पे आ रहा है, थेरेपी कर देंगे, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड प्रैक्टिशनर, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड थेरेपिस्ट, इफ यू वांट टू गिव परमानेंट रिलीफ, तो आपको किडनी भी चेक करना है, सारे वाइट जो ये बैलेंसिंग ऑर्गन है वो चेक करना है। रिलेट कैसे करना है वो जब हम उस ऑर्गन को बारे में पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आपको कि ये पॉइंट का ये मतलब है, ये पॉइंट का ये मतलब है, ये पॉइंट आ रहा है तो साथ में इस पॉइंट को चेक कीजिए। वो नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन सारे बैलेंसिंग ऑर्गन को डिस्पाइट ऑफ एनी प्रॉब्लम, कोई बंदा आपके पास आया आंखों की प्रॉब्लम लेकर के, कोई बंदा आपके पास आंखों की प्रॉब्लम लेकर के आया, तो भी उसके ये सारे बैलेंसिंग ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन और कॉन्स्टिपेशन, ये तीन चीजें भी चेक कर। स्टमक, इंटेस्टाइन और कॉन्स्टिपेशन क्यों? सप्लीमेंट खिलाओगे पचेगा ही नहीं तो। स्पाइरुलिना डे डब्बी पे डब्बी, बंदे का बजट बना दिया 8,000 रुपया महीना सप्लीमेंट्स। वो बेचारा अपने एफडी तोड़ के इलाज करवा रहा है लेकिन पच ही नहीं रहा है। फायदा होगा? ये पाप हुआ। अगर आप सप्लीमेंट दिए जा रहे हो और आपने नहीं चेक किया कि उसका स्टमक खराब है, उसको नहीं पचेगा, तो इसका मतलब उसका आप पैसा बर्बाद करवा रहे हैं। जो चीज उसके शरीर को लग ही नहीं रही है वो आप उसको खिलाए जा रहे हैं, तो आप पाप ही कर रहे हैं ना। तो इसलिए जरूरी है कि कोई भी पेशेंट चेकअप करवाने आए तो भले उसको प्रॉब्लम कहीं की भी हो, बाल झड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आंखों की प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम, चेक स्टमक भी करना है कि डाइजेशन ठीक है कि नहीं। अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना है। उसके बाद चेक गट हेल्थ, इंटेस्टाइन भी करना है, क्योंकि डाइ पेट स्टमक ठीक है, पचा तो दिया, लेकिन पचने के बाद वो खून में एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा, तभी तो घुटने के लिए आप कार्टिलेज बनाने के लिए दिए जा रहे हो ग्लूकोजामाइन और स्पाइरुलिना और दिस कैल्शियम एचएमबी। लेकिन भाई उसको वो शरीर में खून, तब खून में एब्जॉर्ब होगा तभी तो पहुंचेगा वहां पे। उसके लिए इंटेस्टाइन वो भी हेल्दी होना चाहिए, तो उसको भी चेक करना है। और कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि अगर बंदा कॉन्स्टिपेटेड रहता है तो ना तो उसका डाइजेशन ठीक से फंक्शन करेगा, ना ही इंटेस्टिनल फंक्शन, तो वो भी चेक करना है। तो इसलिए ये जो 5 बैलेंसिंग ऑर्गन है, उसके अलावा स्टमक, इंटेस्टाइन और कॉन्स्टिपेशन, ये 3 चीजें जरूर चेक करनी है। और जैसा आपको सेंसेशन मिले
उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को सजेस्ट करना है कि आपको ये करना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट डिले होगा। आएगा तो जरूर। अगर डाइजेशन खराब है, आप एक स्पाइरुलिना दे रहे हो, उससे आप 1 महीने में इतना सुधार कर रहे हो, लेकिन उसको पच आधा ही रहा है, तो 1 महीने में जो रिजल्ट आना चाहिए वो 2 महीने में आएगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि अच्छा रिजल्ट आए, कंप्लीट रिवर्सल हो, कुछ भी लोग होता है ना कि भाई ये तो चेकअप कराने आए, ये तो इनको क्या प्रॉब्लम है, तो इनको सांस फूलती है, तो आपने लगे धड़ाधड़ चेकअप करने, लंग्स चेक कर लिया, अस्थमा चेक कर लिया, हार्ट चेक कर लिया, जो जो पॉइंट आया मार्क कर दिया, इस पर थेरेपी शुरू करो, ओमेगा ले लो, टिपोली ले लो, लेकिन बाकी चीजें चेक नहीं की, तो ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, होगा, लेकिन जितना होना चाहिए, जितनी जल्दी होना चाहिए नहीं। जरूरी नहीं है कि ये पांचों बैलेंसिंग ऑर्गन और स्टमक, इंटेस्टाइन और कॉन्स्टिपेशन आप चेक करेंगे तो वो पॉइंट्स आएंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन आएंगे तो उसको भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी है। अगर बजट का इश्यू हो तो उसको कस्टमाइज करना भी, मैं जब पूरा सब कुछ पढ़ा लूंगा तो उसके बाद बजट कस्टमाइजेशन आता है कि भैया बंदे को 6 प्रॉब्लम है, हमारी मशीन है, उसने सारी प्रॉब्लम ढूंढ ली, लेकिन उस 6 प्रॉब्लम के लिए हमको उसको 8 सप्लीमेंट प्रेस्क्राइब करना है, लेकिन 8 सप्लीमेंट से उसका बजट हो रहा है 13,000 रुपया में, वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो पहले क्या दे, तो उसका डिसीजन कैसे लेना है वो भी मैं आपको इस एमडीएम के कोर्स में सिखाऊंगा। कस्टमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान, पहले क्या, फिर क्या, उसके बाद क्या। मशीनों के मामले में भी किसी को 3 मशीनों की जरूरत है, वो एक ही मशीन खरीद सकता है, तो पहले क्या, तो ये सारी चीजें भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन बेसिकली आज का जो मेरा, क्योंकि मैं आज शायद मैं जंप, क्योंकि ये जो सेशन मैंने आज लिया है ये मैंने पहले किसी भी एमडीएम कोर्स में नहीं लिया आई थी, तो बेसिकली मैं सीधा जंप कर जाता था कि ये पॉइंट है इसमें, अब जैसे लिवर के 4 पॉइंट है, इस पॉइंट का ये मतलब, इस पॉइंट का ये मतलब, इस पॉइंट का ये मतलब। बट आपको ये चीज भी याद रखनी है कि आपके पास बंदा किसी भी प्रॉब्लम से आया, आप फुल बॉडी मत चेक कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपके पास लेडी आई, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्किल है, तो आप उसका यूट्रस ना चेक करो चलेगा, आप उसके सर लंबर स्पाइन ना चेक करो चलेगा, लेकिन आपको ये 5 बैलेंसिंग ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन और कॉन्स्टिपेशन, ये जरूर चेक करना है। तो शिवांगी मैम खुश हो गई होंगी कि उनका इंटेस्टाइन भी शामिल हो गया इसमें। तो शिवांगी मैम की खुशी के साथ ही आज का सेशन हम खत्म करेंगे। किसी को समझने में कोई तकलीफ रह गई हो तो हाथ उठा सकते हैं, कोई सवाल हो तो। जी मैम पूछिए। सर आपने तुलसी के पत्ते की बात करी कि उसमें क्लोरोफिल होता है और आर्सेनिक होता है। सर क्लोरोफिल तो किसी भी ग्रीन वेजिटेबल सभी में होता होगा, क्योंकि नहीं, पत्तों का क्लोरोफिल हरा के रंग तो अलग अलग क्लोरोफिल। टाइप होते हैं। क्लोरोफिल इतना डायरेक्टली हार्मफुल नहीं होता, लेकिन तुलसी के पत्ते का ग्रीनरी और बाकी पत्तों का ग्रीनरी, क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप हैं। उसको आप डिटेल में पढ़ हाँ। लेना तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, टाइप्स ऑफ ठीक क्लोरोफिल है। करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ। बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल जो तुलसी के पत्ते में जो टाइप ऑफ क्लोरोफिल है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली बीइंग हार्मफुल, आई एम टॉकिंग अबाउट अनवांटेड सब्सटेंसेस गोइंग विच इज हार्मिंग योर किडनी। अच्छा। और कुछ नहीं, मैं दूसरा कुछ भी नहीं किया, वर्कलोड तो बढ़ गया ना। हाँ, मैं एक चीज को लिंक नहीं कर पाती हूँ। मेरी मम्मी कहती थी तुलसी पत्ते कभी चबाने नहीं चाहिए। उसका मुझे पता है कोई ना कोई साइंटिफिक लिंक जरूर होगा, पर मैं अभी तक स्टैब्लिश नहीं कर पाई हूँ इसको। आपको कोई आइडिया है इसका? हाँ आइडिया है, लेकिन वो सेशन का टाइम खराब करेगा, वो मैं आपको अलग से भेज दूंगा, लिंक ही भेज दूंगा। अच्छा ठीक है। आपने एक और ठीक। आर्सेनिक की बात करी है, तो हम्म। आर्सेनिक तो क्या ये भी, इसके भी कई सारे वेरिएंट होते हैं? क्योंकि मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रही थी जिसमें आर्सेनिक है, और शायद पापा देखिए मम्मी भी ले रहे थे उसमें भी आर्सेनिक है। बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रोल्ड तरीके से ली जाए तो मेडिसिन का काम करती है, लाइक आर्सेनिक। ठीक है, उसके संख्या, इसके अलावा आपने सुना होगा कि सांप के जहर से भी दवाइयां बनती है, तो वो जहर, हाँ। लेकिन नर्व, वो जहर एंटीडोट। अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। लेकिन जिन लोगों को नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर रहता है उनको बहुत सारी ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिसमें बहुत खतरनाक कोबरा का जहर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे टूथपेस्ट पे एक इंग्रेडिएंट लिखा रहता है SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट।
वो एक डिसइंफेक्टेंट है, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ये सब में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो टूथपेस्ट में डाला हुआ है। अब जब कोई गूगल करेगा एसएलएस को, आप बोलेंगे इसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है, टीएनएस का टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है। कोई समझदार आदमी पढ़ेगा क्या क्या इंग्रेडिएंट है, अच्छा ये इंग्रेडिएंट, हाँ ये बढ़िया है, ये इंग्रेडिएंट, हाँ ये भी बढ़िया है। एसएलएस गूगल करेगा, अरे ये तो सरफेस डिसइंफेक्टेंट डाल दिया इसमें, इससे तो कैंसर हो सकता है। बट एसएलएस की कितनी मात्रा सुरक्षित है, कितनी मात्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मात्रा फायदेमंद है, कितनी मात्रा गैर जरूरी है, ये सारी चीजों के मानक है। तो जो परमिजिबल लिमिट होता है, एक टर्म होता है ना परमिजिबल लिमिट, हाँ। तो परमिजिबल लिमिट से ज्यादा होने से नुकसान होगा। कई चीजें ऐसी होती है जो परमिजिबल लिमिट से ज्यादा होने से नुकसान नहीं करेगी आपकी बॉडी को, लेकिन वो किडनी के और लिवर के फंक्शन को तो अफेक्ट करेगी ना। लिवर के पास आया, ये क्या चीज, ये क्यों ले आया। मान लीजिए आपके हस्बैंड गए शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग में मान लो कि वो एक 20 आपके घर में बच्चे हैं, मान लो 8 साल 10 साल के, लेकिन वो 2 साल के बच्चे के बहुत सारे कपड़े उठा के ले आए। अब वो आपके घर में उससे कोई तूफान तो नहीं आने वाला है, लेकिन उसको रखने में संभालने में आपका टाइम तो जाएगा। नहीं, तो मैं दे दूंगी। कुछ तो करना, कुछ तो एफर्ट्स करना पड़ेगा ना, आपका वर्कलोड तो बढ़ गया ना। तो वैसे ही जब गैर जरूरी चीजें भले नुकसानदेह ना हो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं काम तो बढ़ा देती है। तो जब आप ऐसी चीजें बार बार ले रहे हो जो आपके शरीर के लिए जरूरी नहीं है, शरीर में उसका कोई रोल ही नहीं, तो उसको संभालने में या उसको निकालने, दोनों में ही आपका एफर्ट बढ़ेगा ना। तो जाएगा, सही बात इन है। दैट वे हम लोग ऐसी चीजें आजकल बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तुलसी के पत्ते का तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, क्योंकि वो हम रेगुलर उसके बारे में जानते हैं कि वो फायदेमंद चीज है, और उसको बनाने का तरीका है। बहुत सारे लोग तुलसी ड्रॉप्स बनाते हैं जिसमें से केवल वही एंजाइम निकालते हैं जो जरूरी है, आर्सेनिक छोड़ देते हैं, क्लोरोफिल छोड़ हम्म। देते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो हमारे शरीर को बेसिकली नहीं चाहिए। नुकसान करे ना करे वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अनवांटेड चीजें आ तो रही है। तो उसको निकालने का जो सिस्टम है, मान लीजिए कि जो कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम है हमारा, जिसका ऑन एन एवरेज है कि 100 लीटर पानी वो फिल्टर करेगा, 100 लीटर में से मान लो 50 ग्राम गंदगी निकालेगा, क्योंकि हमारा शरीर में दिन भर में नॉर्मल क्रियाकलाप में 50 ग्राम गंदगी ही पैदा होती है। लेकिन आप अचानक से ऐसी चीजें खाने लगे जो निकलना है शरीर से, तो फिल्ट्रेशन में गंदगी निकलने की संख्या 150 ग्राम हो जाएगी। तो 100 ग्राम का वर्थ तो बढ़ गया ना उस फिल्टर का। हम्म। दैट वे आई वाज सेइंग। ठीक है। ओके, दूसरा सवाल शिवाजी पॉल जी का। हाँ जी बताइए सर। अरे मैंने अच्छा रिकॉर्डिंग बंद सर, नहीं, कैसे समझ मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लेता जो हूँ।